Good morning, students. Today I will explain you back exercise question of lesson 9. आपको मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं. अब ये वाला है पेज नंबर आपको दिखाया जा रहा है. दिस इज़ 126 नंबर पेज, लेसन नंबर 9 NCERT बुक. ठीक है, लेसन नंबर 9 NCERT बुक. See carefully everyone. Okay, now I have already explained you question number 1 and 2. Now on question number 3. ठीक है, आज आपको ये करवाना है मैंने क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थोड़ा सा नोट्स दिखा रही हूँ, और इसमें मैंने आपको उस दिन ये एक्सप्लेन किया था. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसकी जो एंड मोमेंट में जो इसका कंक्लूज़न निकला था वो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है और उसको मैं समझा भी रही हूँ. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या, आपको अगर डेफिनेशन या इसके बारे में लॉ को स्टेट करने के बारे में आए तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, क्या कंक्लूज़न निकाला था आपने. आपको मैं दिखा दूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बुक में यहाँ पे ये समझाया था. याद होगा आप सबको. ठीक है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ पिक्चर इसकी कि मैंने क्या समझाया था. अब उसका कंक्लूज़न क्या निकला है वो समझा रही हूँ. ओके, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट जो मिले थे उनके जो प्लूरल फॉर्म में मोमेंटम को क्या बुलाया था, बताया था मैंने, उसको मोमेंटा बोलते हैं. तो दो ऑब्जेक्ट हैं उनका बिफोर कोलिजन जो है वो मोमेंटम किसके बराबर होता है, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ आफ्टर द कोलिजन. बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का जो है वो क्या है, मोमेंटम टोटल सेम है. ठीक है, दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और बिल्कुल शॉर्ट में इसका ये है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ अनचेंज्ड, बिल्कुल अनचेंज रहता है, और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन. कोलिजन के द्वारा भी ये अनचेंज रहता है दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब मैं आपको आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 126 का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था. ये है क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सी केयरफुली एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम. अब फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, 4 किलो की कोई चीज़ है, फ्रॉम kg ए बुलेट of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. ये जो है इस तरह से एक राइफ़ल से जो है 4 kg की बुलेट से 50 ग्राम की जो है आपकी बुलेट को फायर किया गया है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये दी गई है, और अब इसका कैलकुलेट करना है इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफ़ल. ठीक है, ये इसकी हमें कैलकुलेट करनी है. तो अब आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है सब बच्चे. देखिए यहाँ पे दे रखा है किसका क्या चीज़, मास दिया हुआ है था बुलेट का M1, ये ग्राम में था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है kg में. ठीक है, क्योंकि दूसरा जो है M2 जो है ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है, kg में दिया हुआ है, 4 kg में दिया हुआ है ऑलरेडी. इसमें आप अपने न्यूमेरिकल में देखना जो इसकी स्टेटमेंट है. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या दी हुई है, 35 मीटर पर सेकेंड. और अब हमने निकालना है मास ऑफ द राइफल. M2 क्या हमारे पास 4 kg है, तो इसकी क्या निकालनी है हमने, जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकालनी है हमारे को, इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी इसकी निकालनी है. तो ये देखिए, बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट इज़ 0. पहले जो है करने से पहले जो है आपकी फायरिंग करने से पहले इसकी क्या थी, मोमेंटम है. सो दैट द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, अब फायरिंग करने के बाद क्या है, तो ये फार्मूला है आपका. ठीक है, ये क्या है फाइनल, और ये क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 0. तो हमें को क्या निकालना है, ये निकालना था. तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए इसको हमने यहाँ पर लिया है, और बाकी M1 V1 ये है, और M2 ये इसके नीचे आ जाएगा जब V2 इधर जाएगा. ये तो पता है आपको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये अब हमने इसको पुट कर दिए हैं वैल्यूज़ सबको, और इसको कैलकुलेट करके देखा जाए तो इसका कंक्लूज़न यहाँ है, ये वाला इसका आंसर आया है. यहाँ पर मैंने आपको माइनस निशान दिखा रहे हैं. माइनस साइन क्यों दिखाई दिया गया है, यहाँ पर मैंने इसको प्रूव किया है कि द माइनस
ये नेगेटिव साइन, ठीक है, सिग्निफाइज दैट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज एन डायरेक्शन अपोजिट टू द बुलेट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट है, इसलिए इसका जो यहाँ पे साइन आया है वो माइनस नेगेटिव आया। समझ आ गया? ये सारे आपको बता दिए ये क्या वैल्यूज़ है और कैसे पुट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बुक के अंदर आपका, द टू ऑब्जेक्ट ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with the velocity of 2 meter per second and 1 meter second respectively, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, जो एक 100 ग्राम की है और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है 200 ग्राम की। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी उन्होंने, दोनों की वेलोसिटी भी दोनों की दे रखी है। तो अब आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है यहाँ पे आपको। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? m1 100 ग्राम है। 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में, तो kg में जब कन्वर्ट करेंगे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1 kg। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 1.67। न्यूमेरिकल में आपको सब दे रखा है, आप ध्यान से सब बच्चे देखिएगा। ये दे रखा है ना 1.67 दे रखा है, ये मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया है, ठीक है। अब ये इसको 1.67 ये मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 200 ग्राम। इसको भी केजी में कन्वर्ट किया है तो 0.2 kg आ गया है। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये थी। तो अब हमने क्या निकालनी है? इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो अब आपको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये हमारा फार्मूला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का। ये है फार्मूला, हमने इसमें ये है लिख दिया है, और हमने जो निकालना है उसको साइड में इधर ले जाते हैं, तो इसको साइड में यहाँ किया है और ये सारा फार्मूला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का निशान है, ओके। और ये है आपकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया है, जो जिसकी वैल्यू थी वो पुट करके इसको सॉल्व करके इसका ये आंसर आ गया। अब है NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये दिखा रही हूँ आपको बुक में, आपके पास भी बुक होगी, देख लीजिएगा सब बच्चे। ये बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को लग रहा है, ठीक है। इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या ऑब्जेक्ट कर सकता है ट्रैवलिंग नॉन जीरो वेलोसिटी से? इफ़ यस, अगर यस अगर ये ठीक है, द स्टेटमेंट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर ये ऐसा कर सकता है? इफ़ नो प्रोवाइड ए रीज़न, अगर नहीं कर सकता तो इसके बारे में रीज़न बताओ, ठीक है। अगर कर सकता है तो क्यों, किस कंडीशन पे कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो क्या कारण है कि वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको नोट्स में अपने दिखा रही हूँ, देखिएगा। यस इट इज़ पॉसिबल, उसने कहा नहीं ये कर सकता है, यस कर सकता है ये, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन, आपको इनर्शिया ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब मैंने समझाया था तो इनर्शिया भी मैंने आपको ये बताया था। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ये सारा समझाया था। तो उसी के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। यस इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन इफ़ बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद द सम वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी सम वेलोसिटी के साथ चल रही है तो ऑन द स्मूथ सरफेस के ऊपर अकॉर्डिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है जो उसने क्वेश्चन में आपको बताया वो एक बार देखो क्या बोला है उसने, ठीक है। नाउ सेकंड, अब सेकंड क्वेश्चन है कारपेट का। उसने क्या कहा है? व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, हम किसी छड़ से किसी कारपेट को पीटते हैं तो डस्ट कम आउट, तो डस्ट जो है उसकी बाहर निकल जाती है। एक्सप्लेन, कैसे निकल जाती है, किस सिद्धांत के ऊपर ये कारपेट से डस्ट निकलने का, डंडे से पीटने के द्वारा डस्ट को बाहर निकालने का क्या सिद्धांत है या क्या थ्योरी पर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये
आधारित है। तो ये वाला आंसर आपको बता रही हूँ मैं। इसका आंसर, व्हेन कारपेट इज बीटन इट इज सडनली सेट इनटू मोशन। कारपेट को जैसे ही आपने डंडे से मारा है तो कारपेट एकदम मोशन में आ गया है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो किस पे थे, रेस्ट स्टेज पर थे, तो दे वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट लॉ में ये बोला था ना, कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहती है। ठीक है, तो वो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में रह गए और कारपेट ने मूव ऑन कर लिया, तो क्या हुआ, डस्ट कारपेट से अलग होके फॉल डाउन हो जाती है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, वाई इज एडवाइज टू द एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस टाई विद ए रोप। तो उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है, जब भी कोई बस के ऊपर कोई सामान रखा जाता है उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है? इसका आंसर ये है, क्यों उसको एडवाइस दी जाती है, हाँ रस्सी से अपना सामान बांध के ऊपर बस में रखो। क्योंकि बेटा जैसे ही, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ, इसमें पढ़ लेना आप आंसर, जैसे ही बस मूव ऑन करती है, व्हेन द बस स्टार्ट सडनली द तो क्या, द लोअर पार्ट ऑफ द लगेज कीप ऑन द रूफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द बस बिगेन टू मूव फॉरवर्ड। वो तो जो सामान है वो तो टच में है, रूफ की टच में है, और बस एकदम चल पड़ी है। ठीक है, फॉरवर्ड विद द स्पीड, तो चल पड़ी है ऑफ द बस, बट द अपर पार्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। ऊपर का जो पार्ट है वो क्या रहता है, वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, और बस एकदम सडनली चल गई है, तो क्या हो गया, उसमें फ़र्क आ गया कि अपर का पार्ट मोशन में है, रेस्ट पोजीशन में, और नीचे का उसके साथ चल पड़ा है, तो सामान को आगे की तरफ धक्का लगता है और सामान बाहर गिरने की संभावना हो जाती है। इसलिए देयरफॉर द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड एंड सो लगेज फॉल्स बैकवर्ड, सो इट एडवाइज टू द टाई लगेज, इसलिए उसको बांधने की सलाह दी जाती है। एंड है, आज के लिए इतना ही बेटा बहुत है। मैं आपको इसकी पिक खींच के दूंगी, इस नोट्स को आपने उतार लेना है, और साथ साथ उतारते जाओ, और आप अपना थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को लर्न भी करते जाओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सितंबर में आने वाले हैं आपके। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।